गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे एटॉमिक मोलिकुलर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमने नेक्स्ट असाइनमेंट करनी है वो बोर्स थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होगी। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस, बोर्स थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो वो सारे क्वेश्चंस होंगे उस असाइनमेंट में। बट उस असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले हमें बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में है क्या। तो देखते हैं आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने न्यूक्लियर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर पहले थॉमसन ने दिया था, फिर रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसके कारण हमारे पास क्या आ गया था, बोर्स मॉडल आ गया था। रदरफोर्ड की ये ड्रॉबैक थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या कर जाएंगे, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और हमारा एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो वो ये बट हमारा एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि एटम कैसे स्टेबल है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट बोर्स ने अपनी थ्योरी दी। तो बोर्स के पास हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हमारे पास कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के अराउंड। तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो हमारे पास क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स। जो हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv²/r, और कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पर k क्या होगा हमारे पास, k इक्वल टू 1/4πε0। तो Q1 क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, वो क्या है हमारे पास Ze। Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वो क्या है E। तो वही हमने पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया है, kZe²/r²। तो नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, यही जो पोस्टुलेट है वो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी उसको रिमूव करता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट दोनों ही हमें ये बताते हैं कि एटम कैसे स्टेबल है। तो देखो कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का इंटेग्रल मल्टीपल होना। तो यहाँ पर वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h क्रॉस का। तो इट मीन्स कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इज इक्वल टू NH क्रॉस। L क्या है हमारे पास, mvr इक्वल टू NH क्रॉस होगा। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। और इन जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन अलाउड ऑर्बिट। तो एनर्जी रेडिएट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तभी एनर्जी एमिट होगी, अदरवाइज एनर्जी एमिट नहीं होगी। तो इट मीन्स कि हमारा एटम अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, और अगर वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा तो वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। तो इससे क्या होगी, हमारे पास एटम की और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये थे हमारे पास बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट। तो आगे हमने करनी है कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की हम देखो डिस्कस करते हैं बोर्स थ्योरी। अब हमने पीछे कर लिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी कि mv²/r इक्वल टू kZe²/r²। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसी को हम यूज़ करते हैं। ये देखो ये हमने यूज़ कर ली। n का मतलब है nth ऑर्बिट। हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हमें नहीं पता कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने इसको नेम क्या दे दी, nth ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की है
कि एम वी एन स्केयर बाय आर एन किसके इक्वल है, के जेड ई स्केयर बाय आर एन स्केयर। एक आर एन से आर एन, एक आर एन कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास ये बन गया एम वी एन स्केयर। अब ये हमने पीछे किया है सेकंड पोस्टुलेट में कि एम वी आर किसके इक्वल होता है, एन एच क्रॉस के। तो यहाँ से हमने क्या किया है, वी एन से इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया है और वी एन से ही क्या कर दिया हमने, डिवाइड। देखो मैं आपको करके बताती हूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हमारे पास क्या था, एम वी एन स्केयर बाय आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर बाय आर एन स्केयर। तो हमने आर एन कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, एम वी एन स्केयर इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर बाय आर एन। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या होता है, एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच क्रॉस। ये इक्वेशन 2 से हमारे पास आया, ये इक्वेशन 1 से आया। तो अब हमारे पास क्या होगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर एम वी एन स्केयर आर एन किसके इक्वल आ गया, आर एन को हम इस साइड ले गए हैं, के जेड ई स्केयर के इक्वल आ गया। और यहाँ पर अब हम एक वी एन को सेपरेट कर देते हैं, एक वी एन हमारे पास यहाँ पर आ गई, तो के जेड ई स्केयर बन गया। अब इसकी हम वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे तो बन जाएगा एन एच क्रॉस वी एन इज इक्वल टू के जेड ई स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास वी एन की वैल्यू आ जाएगी, वी एन की वैल्यू आ गई के जेड ई स्केयर बाई एन एच क्रॉस। तो के जेड ई स्केयर बाई एच क्रॉस इंटू 1/n। ये तो सारा कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट होगा, गिवन न्यूक्लियस के लिए जेड भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट है, एच क्रॉस भी कांस्टेंट है। तो इट मीन्स कि वी एन किसके प्रोपोर्शनल आ गई, 1/n की। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/n के। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट हमने निकालनी है रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, हमने कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी रेडियस क्या होगी। तो उसकी रेडियस निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेन, ये दोनों इसी को यूज़ कर कर हम आगे सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आर एन क्या आ गया हमारे पास, आर एन फ्रॉम इक्वेशन 2, आर एन हमारे पास आ जाएगा, आर एन इज इक्वल टू एन एच क्रॉस बाई एम वी एन। अब वी एन हमने ऊपर निकाल लिया है, वी एन को हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 6। तो वी एन इक्वेशन नंबर 5 आई है हमारे पास, यहाँ से वी एन की वैल्यू पुट कर दो, आर एन इज इक्वल टू एन एच क्रॉस अपॉन, यहाँ पर एम है, अपॉन एम, वी एन क्या आ गया, के जेड ई स्केयर बाय एच क्रॉस इंटू 1/n। ये आ गया हमारे पास। तो जब हम इसको अब रीअरेंज कर लेंगे, एन को भी ऊपर ले जाएंगे, एच क्रॉस को भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एच क्रॉस स्केयर एन स्केयर अपॉन एम के जेड ई स्केयर। तो अब यहाँ से हम देखें तो एच क्रॉस भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, गिवन न्यूक्लियस के लिए जेड भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट। तो इट मीन्स कि जो हमारी रेडियस है ऑर्बिट की वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई हमारे पास, एन स्केयर के प्रोपोर्शनल आ गई। आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर, ये हमारे पास आ गई। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर। अब हमने निकालनी है टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप Z1 भी पुट कर सकते हो। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास Z क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप Z को 1 भी पुट कर सकते हो। ये हाइड्रोजन एटम के लिए Vn क्या बन जाएगी हमारे पास, के ई स्केयर बाई एच क्रॉस 1/n। किसके लिए आ गई, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अगर हमने रेडियस भी देखनी है तो रेडियस में भी हम क्या कर देते हैं, जेड को 1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एन किसके इक्वल हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू एच क्रॉस स्केयर बाई एम के इंटू 1
ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये किसके लिए आ गई? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस होगी ऑर्बिट्स की वो इस तरह होगी। तो अब नेक्स्ट हमने निकालनी है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? ई एन किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने K लिख दिया है। Q1 क्या है हमारे पास? ZE। Q2 क्या है? E बाई आर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या है हमारे पास? 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, Z हमारे पास 1 है। तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हमारे पास K इंटू ई स्क्वायर बाई आर। तो ये आ जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास -E होता है तो यहाँ पर हम माइनस भी साथ में ऐड कर दें। ये आ गया। तो ये आ गया -KE स्क्वायर बाई आर। जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -E होता है, बट यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड में माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिया। तो अब देखो हमारे पास टोटल एनर्जी ये आ गई। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी हम आगे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम Vn की वैल्यू निकाल चुके हैं, Vn की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। Vn की वैल्यू क्या आई हमारे पास पीछे? अगर हम देखें पीछे तो हमारे पास आई है KZE बाई H क्रॉस इंटू 1/n का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर दिया? यहाँ पर Vn स्क्वायर है, माइनस KE स्क्वायर बाई, यहाँ पर भी Z को 1 पुट कर देते हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं। R की वैल्यू क्या है हमारे पास? H क्रॉस स्क्वायर अपॉन KME स्क्वायर। अब मैं Z नहीं पुट कर रही क्योंकि Z की वैल्यू 1 है, मैंने बता दिया आपको हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? N स्क्वायर। तो अब हमारे पास देखो, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/2m K स्क्वायर E स्क्वायर बाई H क्रॉस स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? K स्क्वायर M E की पावर 4, यहाँ पर भी E की पावर 4 आएगा, अपॉन हमारे पास आ जाएगा H क्रॉस स्क्वायर N स्क्वायर। तो देखो ये सब सेम है, ये भी दोनों क्या है आपस में सेम, तो ये कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 1/2 बच गया, -1, और ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो ये बन जाएगा K स्क्वायर M E की पावर 4 अपॉन N स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर E N। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? -1/2 K स्क्वायर M E की पावर 4 अपॉन N स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर। तो अगर Z को हम 1 ना पुट करते तो Z भी साथ में आ जाना था, Z किसकी इक्वल होना था? फिर वो यहाँ पर Z स्क्वायर आ जाना था, क्योंकि यहाँ पर भी Z था तो यहाँ पर Z स्क्वायर आ जाना था। यहाँ पर भी हमारे पास Z था नीचे, इसके साथ ही Z लिख लो, तो ये हमारे पास Z स्क्वायर आ जाना था। ये मैंने क्यों बताया कि Z स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए तो क्या हो जाता है? Z1 हो जाता है। बट अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हो, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है जैसे हमारे पास क्या है, लिथियम है, वैसे इसका Z क्या है हमारे पास? 3 है। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन सकता है कैसे? अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाए हमारे पास 2+, लिथियम 2+ हो, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम। क्योंकि अगर इसके ऊपर चार्ज 2+ है तो इट मीन्स कि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स कि ये क्या हमारे पास? हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो इसलिए अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की हम बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास Z क्या है? 3 है।
और हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है हमारे पास 1 है। तो अगर हम पर क्या डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम, तो क्या बन जाएगा En इक्वल टू -1/2 k² me⁴ अपॉन n² h क्रॉस²। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास जब हम आगे इसमें फर्दर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, के की वैल्यू भी पुट कर देंगे, एम की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ई की भी, एच क्रॉस की भी, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/4πε0। एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻31 kg। स्मॉल ई होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻19 कूलम। एच क्रॉस होता है 1.055 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो ये सॉल्व कर हमारे पास आ जाएगा। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैंने 2-3 बार देख लिया प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको न्यूक्लियर में के केस में बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 × 10⁻19 जूल्स। जूल्स क्या होते हैं SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास उसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। n इक्वल टू 1 है तो क्या हमारे पास n इक्वल टू 1 मीन्स क्या होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर हम n इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो वो क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। n इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो ये था हमारे पास एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बोर्स थ्योरी को हमने यूज़ कर निकाली। नेक्स्ट हम करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ द हाइड्रोजन एटम कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर आएगा तो हमारे पास क्या बनेंगी स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनेंगी। तो वेवलेंथ क्या होगी वो हम सब डिस्कस करते हैं। तो देखो कि सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन पहले हायर ऑर्बिट में है तो हमने उसको इसकी एनर्जी क्या है En9। और जब वो हायर से लोअर में आता है ऑर्बिट में आता है मतलब फाइनल स्टेट में पहुंचता है तो उसकी एनर्जी को हमने रिप्रेजेंट करेंगे ENF से। तो अब हमने En का रिलेशन अभी निकाला थोड़ी देर पहले कि En हमारे पास क्या आती है -me⁴ अपॉन, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे ना तो यही बन जाएगा हमारे पास। ये अभी हमने निकाला है ना -me⁴ k²। एच क्रॉस उन्होंने क्या किया है एच क्रॉस को और के की वैल्यू पुट कर दी है तो हम भी कर देते हैं -1/4 1/4πε0 का होल स्क्वायर me⁴ जेड को 1 पुट कर देते हैं n² एच क्रॉस हमारे पास h/2π होता है तो h² अपॉन 4π²। एच क्रॉस इज इक्वल टू h/2π। तो अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2। एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास π² से π² कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास me⁴ अपॉन ये 8 बन जाएगा 8 ε0² n² h²। तो यही अब हमने यहाँ पर लिखा तो ये क्या आ जाएगा -me⁴ अपॉन 8 ε0²। हम फाइनल की बात कर रहे हैं तो NF² h² हो गया। इनिशियल की बात करेंगे तो बस NF की जगह क्या आ गया Ni। तो अब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो हमने बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है
तो क्या होती है हमारे पास, एनर्जी एमिट होती है। तो वो किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन्स की फॉर्म में। फोटोन्स होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो इट मीन्स कि हायर से लोअर पर आएंगे, मतलब ई आई माइनस ई एफ क्या होगी हमारे पास, एच न्यू। तो वही हमने पुट की है कि एच न्यू किसके इक्वल होगी, ई एन आई माइनस ई एन एफ। तो हमने ई एन आई की वैल्यू पुट कर दी, ई एन एफ की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर आ गया, बच गया हमारे पास 1 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया, 1 बाई एन एफ स्क्वायर। तो अब हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, हमारे पास सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू हो जाएगा हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो एच, ये क्या बन गया, एच सी बाई लैम्डा। तो हमारे पास हम सी और एच सी को हम यहाँ पर दूसरी साइड में ले आए, राइट साइड में, तो यहाँ पर 1 बाई लैम्डा आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 बाई लैम्डा की। 1 बाई लैम्डा, इसको हमने क्या, इस सारे को, ये माइनस को हम अंदर ले गए। जब हम माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इस सारे को हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो जब हम m की वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारे कांस्टेंट हैं इसमें, तो जब हम कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर मीटर। ठीक है, क्योंकि इसके तो कोई यूनिट्स नहीं है, और 1 बाई लैम्डा के यूनिट्स क्या होते हैं, पर मीटर। तो रिडबर्ग कांस्टेंट के भी यूनिट्स क्या होंगे, पर मीटर। तो अब हमारे पास देखो ये 1 बाई लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 पुट की है। इक्वेशन नंबर 8 हमें क्या दे रही है, वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पर आएगा तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, उसकी वेवलेंथ का हमें रिलेशन, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हमें इक्वेशन नंबर 8 से पता चल रहा है। तो हम आगे क्या करेंगे, ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी टू अ पर्टिकुलर लोअर एनर्जी ग्रुप ऑफ द रेडिएशंस ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स आर इमिटेड। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी रेडिएशंस इमिट होंगी और उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उन रेडिएशंस को, पूरी रेडिएशंस को इकट्ठा क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। तो अब हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी होती है, सबसे पहले हमारे पास है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या है कि हमारे पास इसमें फाइनल की वैल्यू फिक्स्ड है, फाइनल ऑर्बिट की, कि जब हमारे पास फाइनली फर्स्ट लेवल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, किसी भी हायर अपर लेवल से फर्स्ट लेवल पर आएगा, तो जब वो सीरीज जो वेवलेंथ मिट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स होंगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, ग्रुप ऑफ रेडिएशंस होंगी, उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो उस पूरी सीरीज़ को हम बोलेंगे कौन सी सीरीज़ है, वो लाइमन सीरीज़। और वो सीरीज़ लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बाल्मर सीरीज़ का आया हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम लाइमन का भी आ सकता है कि लाइमन सीरीज़ कौन से रीजन में लाई करती है। तो लाइमन सीरीज़ लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बाल्मर सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ में हमने NF की वैल्यू 1 रखी है। तो देखते हैं हम, देखो ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन्स है। देखो N की वैल्यू 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, -13.6। N की वैल्यू 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है -3.4। ये फॉर्मूला लगाया हमने, EN इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर। जब N की वैल्यू 1 पुट करेंगे, E1 क्या होगा, -13.6 बाई 1 का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, -13.6। E2 होगा हमारे पास, E2 इज E1 क्या आ गया हमारे पास, -13.6 बाई 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो E2 क्या होगा, जब हम N की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर
तो ये बन जाएगा हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 हमारे पास क्या होगा, -13.6/3 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या है। इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, -13.6 -3.4, या हम ये कह लेंगे -3.4 -13.6। हमने तो एनर्जी डिफरेंस ही देखने के कितने हैं। तो इन दोनों के जब इसको हम देखेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेना, मतलब कुछ आ जाएगी वैल्यू। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों लेवल्स का अगर हम देखें -3.4 या -1.51 -3.4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो पहले दो लेवल्स में एनर्जी डिफरेंस कितना ज़्यादा था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट। इन दो लेवल्स में सेकंड और थर्ड लेवल में क्या है, 1.89। जब हम आगे जाएंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए देखो उन्होंने लेवल्स कैसे बनाए हैं, पहले n=1 और n=2 में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इन्फिनिटी तक का तो ऑलमोस्ट लेवल क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड ही कर जाएंगे, मतलब कंटिन्यूज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कंटिन्यूज ही हो जाएंगे। अभी तो ये डिस्क्रीट है ना कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जब हम इन्फिनिटी तक कर पहुंचेंगे तो उनमें एनर्जी डिफरेंस इतना को कम हो जाएगा कि वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो हमें कंटिन्यूज ही अपीयर होंगे। इसलिए तो कहते हैं कि जब n=इन्फिनिटी होता है तो क्वांटम क्लासिकल को अप्रोच कर जाती है। तो वो इतनी हम डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एनर्जी डिफरेंस जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं कम होता जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे लाइमन सीरीज़ की। लाइमन सीरीज़ कब होगी, जब n की वैल्यू जो फाइनल है nf उसकी वैल्यू क्या है 1। तो देखो n2 से भी 1 पर आ सकती हैं, जब n=3 से भी इलेक्ट्रॉन n=1 पर आएगा, n=4 से भी n=1 पर आएगा। तो इन सब की वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज़। जब हमारे पास nf की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास देखो हायर ऑर्बिट की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन, कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो हमारे पास बट फाइनली उन्होंने कहाँ पर पहुँचना है, फाइनली जब वो n=2 पर पहुँच जाते हैं तो ये जो पूरा ग्रुप बनता है उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज़। अगर हमारे पास फाइनल ऑर्बिट की वैल्यू 3 है तो हायर ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो n=4, 5, 6 कुछ भी पॉसिबल है। तो हमारे पास डिफरेंट हायर ऑर्बिट से n=3 पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो जो ग्रुप बनता है रेडिएशंस का उसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज़। जब हमारे पास फाइनल ऑर्बिट की वैल्यू n=4 है तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वेव रेडिएशंस का उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज़। इस केस में हायर ऑर्बिट की वैल्यू 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंड सीरीज़। इस केस में हमारे पास जो फाइनल ऑर्बिट है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 5 होगी, और हायर ऑर्बिट की वैल्यू इस केस में हमारे पास 6, 7, 8 कुछ भी होगी। तो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमने वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस शो की हैं, वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज शो की। हमारे पास क्या होती है, लाइमन सीरीज जब n=1 है nf, बाल्मर सीरीज जब nf=2 है, nf=3 है तो पास्चन सीरीज, nf=4 है तो ब्रैकेट, nf=5 है तो फंड सीरीज। तो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये आ गया। और जो हमारे पास लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, बाल्मर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार मैंने देख लिया है, आया होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास पास्टन सीरीज होती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। पास्टन सीरीज जब nf=3 है, मीन्स की फाइनल ऑर्बिट 3 की वैल्यू 3 है, तो वो
इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती हैं पास्टन सीरीज़। ब्रैकेट सीरीज़ लाइक करती हैं, वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती हैं हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ भी। और जो हमारे पास फंड सीरीज़ है वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती है। ये सारे इनविजिबल है, इंफ्रारेड रीजन इनविजिबल होता है। यहाँ पर मैं लिखी, इंफ्रारेड रीजन क्या होता है? इनविजिबल। तो विजिबल रीजन में कौन लाइक करती है? सिर्फ बाल्मर सीरीज लाइक करती है। विजिबल मीन्स जो हमें दिखाई देगा। तो बाकी सारी क्या लाइक करती है? इनविजिबल रीजन में, मीन्स कि फर्स्ट लाइक करती है अल्ट्रा वायलेट में, और जो बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो लाइक करती है इंफ्रारेड रीजन। क्या? तो ये थी हमारे पास बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू। अगर आपको समझ आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।